हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आप सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में। तो आज क्या करना है, फिर से वही डेली के 10 एमसीक्यू के प्रैक्टिस। आपको पता है डे वाइज डेली हम 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं सीबीएसई के पिछले चैप्टर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स में या सैम्पल पेपर से, उनमें से मैं ले रही हूँ ताकि आप लोगों का बोर्ड में आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। हाँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसे हम 5 दिन की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है किससे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो रीड द गिवन इमेज केयरफुली और हमें इसको फिल करना है। इसमें दिखा रखा है कि फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या क्या करता है। तो इन्वायरमेंट क्या क्या करता है, सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस, जनरेट वेस्ट, प्रोवाइड ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सस्टेन लाइफ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लाइफ के लिए तो है, हमारी लाइफ इन्वायरमेंट की वजह से। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो लेकिन जनरेट वेस्ट, क्या वेस्ट जनरेट करता है? नहीं, वेस्ट तो जनरेट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है हमारा राइट आंसर है, यानी कि सस्टेन लाइफ एंड प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फोर्थ क्या दिया, रिन्यूएबल रिसोर्स? नहीं, ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज देता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश पॉलिसी लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिया फेमस हैंडीक्राफ्ट। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी जिससे कोलैप्स ऑफ द इंडियन फेमस, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट। ये बात सही है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया था। इससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडिड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये बिल्कुल ही गलत है। वे कॉलोनियल टाइम में ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत इंक्रीज हुई थी, नहीं हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन अगर इसमें यहाँ लिखा होता डिक्रीज्ड, हाँ, तो हम इस स्टेटमेंट को बोल देते ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट अब गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज क्या है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एजुकेशन कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। भाई एजुकेशन कमीशन कह रहा है 1964-66 का कि एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड होनी चाहिए। तो 4% नहीं है, वो कितनी है सबको पता है, 6%। ज़्यादातर अभी तक एजुकेशन कमीशन ने ये कहा है कि 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड होना चाहिए किस पे, एजुकेशन पे। हालांकि हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। The union and state government have been stepping up expenditure in the education over the year to fulfill the objective of attaining परसेंट लिटरेसी, यानी कि 100% लिटरेसी के लिए यूनियन एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे। ये बात सही है कि इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था कि 6% वो अभी तक किसी ने भी अचीव नहीं किया है। तो ए तो सही है, ए तो गलत है, आर जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। Question number 21. In the post-independence era, the policymaker of India adopted an economic system that fundamentally implies the coexistence of dash and dash sector. वे कह रहे पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया इकोनॉमिक सिस्टम जो दो चीज़ों से मिलकर बनता था। कौन कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आती है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट होते ही हमने कहा कि हमें इंडियन इकोनॉमी, हमें डेवलपमेंट करना है। तो कौन कौन से दोनों सेक्टर्स लेके चले हम, पब्लिक को भी लेके चले और प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चले। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन डैश निम्न भी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रूरल बैंकिंग में कौन कौन से बैंक आते हैं? तो बताइए, क्या आता है, रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल आता है। क्या कोऑपरेटिव बैंक आता है? बिल्कुल आता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक तो आया ही रूरल बैंक के लिए। दो तो तीन अगर हम कहेंगे, तीनों बैंक ही किसके लिए, रूरल एरिया के लिए। और कॉमर्शियल बैंक भी रूरल एरिया की क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम कहते हैं एक तो इंस्टीट्यूशनल एक नॉन इंस्टीट्यूशनल।
जब हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं, और एक हम इनफॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए 1991 में ये कौन सी इनकरेक्ट है। इनेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया एज वेल एज फॉरेन। ये सही बात है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अलाउ कर दिया था 1991 में, इंडिया में भी फॉरेन में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया था 74% तक। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अलाउड कर दिया था इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन द रोल ऑफ रीजनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर। ये लाइन गलत है। क्या हो गया था, इसका उल्टा हुआ था। रेगुलेटर से क्या हो गया था, फैसिलिटेटर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया चाइना प्रॉब्लम ऑफ 4:2 रेशियो रिजल्टेड हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन। भाई ये बात है कि अभी उनका एक पॉलिसी अपनाई जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो एल्डर पॉपुलेशन हो गई है एज कम्पेयर टू यंगर पॉपुलेशन। वो किसकी वजह से हुआ था। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ लो। हमेशा हर साल इनमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इसका जो आंसर है पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वो क्या थी, वन चाइल्ड नॉर्म, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी। इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खोलो। तो इस ये चारों तीनों जो है ना, इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश वॉज सेटअप इन 1974 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस टू मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न, वाटर एंड एयर। किसको इस्टेब्लिश किया था 1974 में, तो 1974 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस्टेब्लिश किया था। कौन से दो पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को के लिए क्या किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, अज्यूमिंग इन द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिकॉर्डेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 9% during a fiscal year, however the economy faced significant challenge in term of creating an adequate number of employment opportunity। तो आपको बताना है कि क्या सही आंसर है ये। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर हम वहीं देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी ही कम हो रही, उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही। इसको क्या कहते हैं, इसको एक ही बात कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है बट जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज ना हो, यानी कि हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, यानी कि ग्रोथ हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं कर रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डैश पीरियड 1951 to 2016 डैश led to increase in the milk production in the India by about 10 times। ये कह रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 10 टाइम्स। तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कौन से वाला रेवोल्यूशन की बात हो रही है, कौन से वाले रेवोल्यूशन की, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। तो मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ कल, फिर से नए 10 क्वेश्चंस के साथ।